नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे द वैक्सीन वॉर की। वैसे तो एक शो मैंने एक दिन पहले भी किया था बहुत और से के साथ। वो अलग तरह का शो था और उसमें भाव ने भी बहुत डिटेल ये जानकारी दी थी कि ये कितनी महत्वपूर्ण फ़िल्म है और क्यों दर्शकों को इसको देखना चाहिए। आज मेरे साथ जाने-माने फ़िल्म समीक्षक प्रतीक बोराड़े जी जुड़ रहे हैं और प्रतीक जी इस पिक्चर को देख कर के आए हैं, सपरिवार देख कर के आए हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। प्रतीक जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, आप फ़िल्म देख कर के आ रहे हैं, आपको ये फ़िल्म कैसी लगी है? तकनीकी रूप से भी हमने, आपने, पूरे देश ने और दुनिया ने कोविड काल देखा है, उसकी जो भयावहता थी, वो भी देखी है। एक जो दहशत का वातावरण था, उससे हम लोग गुज़रे हैं। उसमें बड़ा भारी चैलेंज था भारत जैसे देश के लिए कि वो वैक्सीन बनाए, वरना हमें चीन, अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ हाथ फैलाना पड़ता, इंतज़ार करना पड़ता कि कब वो भेजेंगे, कब हम लगवाएँगे। कितनी बड़ी चुनौती थी। वो तो एक पहलू है ही, लेकिन ये जो फ़िल्म बनाई है विवेक रंजन अग्निहोत्री और उनकी पत्नी पल्लवी ने, क्या तकनीकी रूप से उन घटनाओं को प्रदर्शित करने के मामले में और जो दूसरे पहलू होते हैं, इस तरह की जो फ़िल्में बनती हैं उसके, उन पर ये खरी उतरती हुई दिखाई दी आपको? बिल्कुल सर, टेक्निकल एस्पेक्ट्स की भी अगर हम चर्चा करें फ़िल्म के तांत्रिक पहलुओं की, तो वहाँ पर भी ये शत प्रतिशत हमें प्रभावित करती है। द कश्मीर फाइल्स मैं तो अपने जीवन की उसे सर्वोत्कृष्ट फ़िल्म मानता हूँ। केवल विवेक अग्निहोत्री जी की ही नहीं तो इवन भारतीय सिनेमा की सर्वोत्कृष्ट फ़िल्म मैं उसे कहूँगा द कश्मीर फाइल्स को। टेक्निकली भी और इवन जिस प्रकार से उन्होंने कहानी लिखी थी, कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से लिखा था, जो संवाद और जो रिसर्च थी उनकी, तो वही सारी बातें द वैक्सीन वॉर में भी हमें देखने को मिलती है। टेक्निकली भी फ़िल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है, परफॉर्मेंसेस सभी के बहुत बढ़िया है। सभी के, चाहे छोटे से छोटा ही कैरेक्टर क्यों ना हो, और विशेषतः नाना पाटेकर जी और पल्लवी जोशी जी, वे तो प्रमुख भूमिकाओं में हैं, इस कारण से उनके पात्र हमें ज़्यादा याद रहते हैं और उनके परफॉर्मेंसेस भी बहुत बहुत बढ़िया थे। और बाकी संवाद, डायरेक्शन और जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, 2 घंटे और 41 मिनट की ये फ़िल्म है, पर फिर भी कहीं पर भी फ़िल्म खिंची हुई हमें नहीं लगती। मैं आज सुबह जब फ़िल्म देखने के लिए गया था, तो मुझे यही थोड़ा-सा लग रहा था कि एक बायोसाइंस पर आधारित फ़िल्म इसे कहा जा रहा है। फ़िल्म में ज़्यादातर साइंटिफिक कुछ टर्म्स का ही उल्लेख होगा, कुछ टेक्निकल बातें वे फ़िल्म में कर रहे होंगे, यही मैं सोच रहा था। तो मैंने सोचा कि 2 घंटे और 41 मिनट तक बस टेक्निकल बातें हम सुनते रहेंगे, और कोरोना महामारी का समय, जिसके बारे में आपने शुरुआत में बताया कि कितना कठिनाइयों से भरा हुआ वो समय लॉकडाउन का रहा है सभी के लिए। तो 2 घंटे 41 मिनट तक वो दिखाएँगे क्या? पर जब मैंने फ़िल्म देखना शुरू किया, मैं सच कहता हूँ 1 सेकंड के लिए भी मुझे अपना फ़ोन तक हाथ में लेने का मन नहीं हुआ। इस प्रकार से फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले है, कैरेक्टर्स है, डायलॉग्स है, वो हमें बाँध कर रखते हैं। और आगे क्या होगा या किस प्रकार से ये वैक्सीन बनने की जो पूरी प्रक्रिया थी, उसमें कौन से विघ्न बाधाएँ आईं, ये सब कुछ हम जानने की हमारी जो उत्सुकता है, वो बढ़ती जाती है। विशेषतः जो दूसरा पहलू अगर हम कहें फ़िल्म का, कि जो वामपंथी पत्रकार थे देश में, वो किस प्रकार से इस पूरी हमारे वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में बाधा बन रहे थे। वो केवल केवल इसी प्रक्रिया में नहीं, अगर हम वामपंथी पत्रकारों को देखें, लेफ्टिस्ट्स को अगर देखें, तो वे तो अधिकतर चाइना को ही अपने सर्वेसर्वा मानते हैं, और ये बातें वो छुपाते भी नहीं हैं। खुलकर इन बातों को वो प्रस्तुत भी करते हैं। तो उनका ये जो इन्फ्लुएंस है चाइना से, या उनको आने वाली फंडिंग है, उसके आधार पर देश के हित में अगर कोई भी काम हो, चाहे वो कोई विकास कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का अगर कोई कार्य हो, या इवन कहीं पर मेट्रो ही बनाने का कोई प्रोजेक्ट हो, कोई पावर प्लांट हो, या कोई भी हमारे उद्योग आदि हो, किसी न किसी प्रकार से उसमें अड़ंगा डालने का काम ये इकोसिस्टम करता है। तो यहाँ पर भी वही वो अपना जो उनका हमेशा से स्वभाव रहा है वामपंथियों का, वो इसमें भी उन्होंने कैसे प्रोपेगेंडा किया कि फॉरेन वैक्सीन लेने के लिए
हमारी सरकार को, भारत सरकार को बाध्य किया जाए, उन पर दबाव बनाया जाए। इसके लिए कैसे टूलकिट आई, उस टूलकिट के अनुसार कैसे ये पूरा इकोसिस्टम वर्क करता है, ये सब कुछ उन्होंने फ़िल्म में दिखाया है। और मैं तो कहूँगा कि जो भी मित्र अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक भी द वैक्सीन वॉर का के टिकट अगर बुक नहीं किए हैं, तो अवश्य कर लीजिए और अपने पूरे परिवार के साथ आप फ़िल्म को देखना। विशेषतः अपने बच्चों को तो ये फ़िल्म अवश्य दिखाना, क्योंकि बहुत से केवल ये वैक्सीन के बारे में नहीं है फ़िल्म, और भी बहुत कुछ है इस फ़िल्म में। मतलब इवन मैं तो कहूँगा कि इतिहास में भी ये फ़िल्म हमें लेकर के जाती है, मैकॉले तक ये फ़िल्म लेकर के जाती है। इतने सारे विदेशी आक्रमण हुए, उन सब के बावजूद हमारी भारतीय संस्कृति आज भी कैसे फल-फूल रही है, इसका भी उल्लेख फ़िल्म में मिलता है। मैकॉले ने कैसे हमें एक मानसिक गुलाम बनाने के लिए हमारी एजुकेशन सिस्टम में कैसे जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की, उसका उद्देश्य क्या था, ये सारी बातें भी उन्होंने फ़िल्म में बताई है कि भाई आज भी हम वेस्ट को अपना सर्वे-सर्वा या वेस्ट को हमसे ज़्यादा सुपीरियर क्यों मानते हैं। तो ये बहुत मतलब अगर हमारे अंदर कहीं पर भी जो गुलामी की मानसिकता की जड़ें अगर कहीं पर धसी हुई है, तो उन जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम ये फ़िल्म करती है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तरीके से। प्रतीक जी, ये बताइए, वैसे तो आप अपने कार्यक्रमों में बहुत मुखर होकर के इस पर बोलते रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आप आए हैं तो ज़रूर उसी मुखरता से आप इस पहलू पर ज़रूर प्रकाश डालें। नंबर 1, इस तरह के विषयों पर आम तौर पर जो बॉलीवुड है, उसका जो तौर तरीका है, वो कभी फ़िल्म बनाता नहीं है। जी, नंबर 2, अगर कोई साहस दिखाए, हिम्मत दिखाए, मेहनत करे और इस तरह के विषयों की फ़िल्म सामने लेकर के आए, तो बजाय उसको सहयोग करने के, कई बार हम देखते हैं कि उनके प्रयासों को डैमेज करने की कोशिश होती है, उन पर आघात करने की कोशिश होती है। मैंने जी, विवेक रंजन अग्निहोत्री के कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो समीक्षक हैं, जो दूसरे लोग हैं, अ, उनको चुप रहने के लिए कहा गया है। कुछ मोटी रकम खर्च की गई है और जो 2 ढाई हफ्ते पहले फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, उसी का प्रमोट करते रहने की उनको एक तरीके से पेशकश की गई है कि आप शाहरुख की फ़िल्म को प्रमोट करते रहिए, हमारी फ़िल्म जो है उसको अनदेखा करने के लिए रकम बाँटी गई है, पैसा बाँटा गया है। एक तो ये टेंडेंसी क्यों है बॉलीवुड की? थोड़ा-सा इस पर रोशनी डालिए। और ये जो दूसरा पहलू विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बताया, ये तो बेहद गंभीर है। जी, मैंने भी विवेक सर के साथ जो इनका इंटरव्यू लिया था, उसमें भी उन्होंने ये बात ये कही थी, आरोप लगाया था कि ये एक प्रकार से एम्बार्गो उनके ऊपर और उनकी फ़िल्म के ऊपर लगा दिया गया है कि उनके बारे में कोई चर्चा ना की जाए। और उन्होंने डायरेक्टली तो जवान का ऐसा नाम नहीं लिया, पर उनका इशारा तो हम समझ रहे थे कि किस प्रकार से अपना एक ये जो तथाकथित बादशाह, किंग वगैरह उनका जो साम्राज्य है, उसको सल्तनत वगैरह वो बचाने का प्रयास किस प्रकार से वो कर रहे हैं, ये सब करके इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। और भी कई सारे मीडिया चैनल्स पर हमने उनके इंटरव्यू भी देखे, तो उन्होंने कहा है कि एक प्रकार से एम्बार्गो उन पर बात ना की जाए, इसके लिए पैसे भी दिए गए हैं कई सारे जो इन्फ्लुएंसर्स या फिर क्रिटिक्स आदि है, और हम ये बात देख भी रहे हैं कि आप देखिए द वैक्सीन वॉर इसका पोस्टर रिलीज हुआ, उसके बाद में टीजर रिलीज हुआ, उसके बाद में ट्रेलर रिलीज हुआ, किसी पर भी बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम या उनके जो पपेट क्रिटिक्स आदि है, उनमें से किसी ने भी उस पर चर्चा की हो, ये मैंने तो कम से कम नहीं देखा। और कहीं पर इक्का-दुक्का किसी ने चर्चा की भी है, तो वो भी जो अंदर से उनकी जो एक प्रसन्नता हमें दिखनी चाहिए, कि भाई एक ऐसे डायरेक्टर की फ़िल्म आ रही है 1 वर्ष के बाद में, जिनकी पिछली फ़िल्म ने ऐसा कमाल करके दिखाया था, न भूतो न भविष्यति, द कश्मीर फाइल्स। मतलब 3.5 करोड़ से जर्नी जिस फ़िल्म की शुरू हुई, वो 350 करोड़ तक अगर पहुँचती है, तो इसको तो मतलब अद्भुत शब्द भी बहुत छोटा है। तो ऐसे डायरेक्टर की दूसरी फ़िल्म आ रही है, तो कितना ज़्यादा उत्सुक इस इंडस्ट्री को होना चाहिए था, है ना? पूरे बॉलीवुड को सपोर्ट में सामने आना चाहिए था। पर ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिलता। उल्टा सब तरफ चुप्पी और सन्नाटा, जैसे कि उनको दिखाई ही ना दे रहा हो कि ये फ़िल्म रिलीज़ भी हुई है। अभी तक भी मैं चेक कर रहा हूँ यूट्यूब पर, जो ज़्यादातर इनके जो पपेट क्रिटिक्स हैं, वो इस फ़िल्म पर बिल्कुल शांत हैं। उन्होंने अभी तक भी इसका रिव्यू नहीं किया है। थोड़ी देर पहले ही मैंने चेक किया था। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है ना कि भाई एक जानबूझकर फ़िल्म को अवॉइड किया जा रहा है।
और दुर्भाग्य की और बात देखिए और विडंबना देखिए कि हमारे वैज्ञानिकों के अचीवमेंट्स को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को, उनके बलिदान को ये फ़िल्म सेलिब्रेट करती है, वैज्ञानिकों के, हाँ। इवन पूरी फ़िल्म में कहीं पर भी मोदी जी का नाम तक नहीं लिया गया। ये एक बात है, केवल और केवल हमारे जो आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इनके हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उनके अचीवमेंट्स को, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान को ये फ़िल्म सेलिब्रेट करती है। पर वामपंथियों ने, लेफ्ट के इकोसिस्टम ने कोरोना महामारी के समय भी उनको टारगेट किया, उनका विरोध किया, वैक्सीन ना बन पाए इसके लिए हर संभव प्रयास किया। उस समय भी उन्हें इतने सारे विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ा था और आज उनके अचीवमेंट्स पर एक फ़िल्म बनती है, तो आप देखिए आज फिर से उनके ऊपर आधारित इस फ़िल्म का किस प्रकार से विरोध हो रहा है। यानी उस समय भी ये विरोध उन्हें झेलना पड़ा था और अभी भी इस फ़िल्म को ये एक प्रकार से बॉलीवुड के इकोसिस्टम का विरोध हमें दिख रहा है। और ये केवल द वैक्सीन वॉर की बात नहीं है, एम्बार्गो की भी केवल ये बात नहीं है। आप द कश्मीर फाइल्स के समय देखिए, उस समय भी ये इकोसिस्टम पूर्ण रूप से शांत था। द कश्मीर फाइल्स के अमेरिका में कई सारे स्पेशल स्क्रीनिंग्स हुई थी बिल्कुल द वैक्सीन वॉर की तरह 2 महीने पहले ही। उस पर किसी ने चर्चा नहीं की। पोस्टर आया, टीज़र आया, ट्रेलर आया, कहीं पर कोई चर्चा नहीं थी। ट्रेलर पर तो कुछ-कुछ लोगों ने ऐसा मन मारकर थोड़ा बहुत बोल भी दिया था। पर फिर भी उस फ़िल्म को इंडस्ट्री ने भुला दिया था या उनके लिए वो एक्ज़िस्ट ही नहीं कर रही थी। रिलीज़ होने के बाद भी उन्होंने जमकर विरोध भी किया था। पर इस बार तो द वैक्सीन वॉर के समय तो वो विरोध भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। ये जो पूरा इकोसिस्टम है इनका, बॉलीवुड का हो या लेफ्ट का हो, वो लोग इस फ़िल्म पर बात भी नहीं कर रहे, चर्चा तक नहीं कर रहे, विरोध तक नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने देखा पिछली बार जब उन्होंने द कश्मीर फाइल्स का विरोध किया था, तो उसका तो द कश्मीर फाइल्स को फ़ायदा ही हुआ था। इस कारण से इस बार उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। इस बार वो फ़िल्म का विरोध तक नहीं कर रहे, बात ही नहीं करना भाई हमको, मतलब हमें जैसे वो फ़िल्म हमारे लिए एक्ज़िस्ट ही ना करती हो। ऐसा व्यवहार अभी इस इंडस्ट्री से हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये कितनी बड़ी दुःख की बात है कि ये इंडस्ट्री बड़ी रोज़गार की बातें करती है कि भाई समोसा बेचने वाला, पॉपकॉर्न बेचने वाला, उनका क्या होगा? हमारे थिएटर बिज़नेस का क्या होगा? इस प्रकार का ढोंग, ये मगरमच्छ के आँसू ये इंडस्ट्री बहाती है, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, जब इनकी प्रोपेगेंडा फ़िल्मों के बारे में देश की जनता चर्चा करती है। पर इनकी खुद की हिपोक्रेसी देखिए, द कश्मीर फाइल्स ने इतना बिज़नेस किया, इनको तो खुशी होनी चाहिए थी ना, कि भाई 12-15 करोड़ के बजट में बनी हुई फ़िल्म 350 करोड़ कमा रही है। इससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, थिएटर बिज़नेस को क्या फ़ायदा हो सकता है? पर ये तब उसको तो ये सेलिब्रेट नहीं करेंगे। उसी डायरेक्टर की अगली फ़िल्म आती है द वैक्सीन वॉर। कितना इस इंडस्ट्री को खुश होना चाहिए था कि भाई ये तो कमाल करके दिखा सकती है, राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित है, हमारे वैज्ञानिकों को अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करती है, पर नहीं, इनको तो उसको इग्नोर करना है, उसके विरुद्ध पॉलिटिक्स इनको खेलना है और ऊपर से दूसरों को ये बॉयकॉट गैंग बोलेंगे, जो इनके ही दर्शक है, जो इनके कंटेंट से आहत है, पीड़ित है कि भाई आप हमें आपको ये आपका ये प्रोपेगेंडा कंटेंट नहीं देखना है या हमें इसकी आलोचना कर रहे हैं लोग, पर ये उनको ही बॉयकॉट गैंग कहकर उनका मज़ाक उड़ाएँगे, अपने ही कस्टमर्स का ये मज़ाक उड़ाते हैं। और फिर इस प्रकार से थोड़ी-सी भी किसी फ़िल्म में कुछ राष्ट्रवाद की भावना हो, तो उसको ये इंडस्ट्री पूर्ण रूप से इग्नोर कर देती है और ये हमने हमेशा से देखा हुआ है, मैंने भी आपके चैनल पर कई बार ये बात बताई है कि कोई भी राष्ट्रवादी विचारधारा से थोड़ा-सा भी अलाइन अगर होता है, जुड़ता है, किसी भी प्रकार से, तो ये इंडस्ट्री उनको चुन-चुन कर साइड करती है, उनका मज़ाक उड़ाती है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करती है। और मैं तो यहाँ पर आज कहूँगा आप देख लेना, अभी ये इकोसिस्टम इसका विरोध तक नहीं कर रहा, बिल्कुल चुप है द वैक्सीन वॉर पर आज से कुछ 2, 3, 4 महीने के बाद में फिर ये सिस्टमैटिक वे में इनका जो ये लेफ्ट का इकोसिस्टम है, ये इस पिन पर आर्टिकल लिखेगा। इसको बिल्कुल इसका मज़ाक उड़ाया जाएगा, इसको खारिज किया जाएगा, ये कैसे घटिया फ़िल्म थी, ये सबको ये लोग बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी चुप है क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि कहीं पर भी इसके बारे में चर्चा हो। ये बताइए, अभी मैं एक बयान पढ़ रहा था और बड़ा आश्चर्यचकित था, विशाल भारद्वाज का बयान था। हुँ, हुँ, वो हुँ। कहते हैं कि मैंने द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी इसलिए नहीं देखी, क्योंकि ये प्रचार फ़िल्में थी। जो रियल इश्यूज़ हैं इस देश के, क्या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ ज़ुल्म ज़्यादती नहीं हुई? उनकी महिलाओं की अस्मत पर हाथ नहीं डाले गए? क्या उनकी वो जेनोसाइड नहीं किया गया, नरसंहार नहीं किया गया, उनको घाटी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया गया? जो उसमें सीन फ़िल्माए गए थे, जो घटनाएँ बताई गई थी, क्या विशाल भारद्वाज उनका खंडन कर सकते हैं? या कोई पार्टी कर सकती है? या जो उस समय सत्ता में थे, वो नकार सकते हैं कि ऐसी घटनाएँ नहीं हुई? और अगर वैसी घटनाएँ हुई हैं और उनका फ़िल्मांकन हुआ है, तो ये प्रचार फ़िल्में कैसे हो गई?
बिल्कुल सर, अभी जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि द वैक्सीन वॉर के बारे में 2-3 महीने के बाद में ये आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देंगे। तो अभी हम देख रहे हैं द कश्मीर फाइल्स के बारे में, द केरला स्टोरी के बारे में, जैसे अभी विशाल भारद्वाज कह रहे हैं ना कि भाई वो तो प्रचार फ़िल्में थी या प्रोपेगेंडा फ़िल्में थी, जो भी उनका कहने का उद्देश्य होगा। अब विशाल भारद्वाज जैसे वामपंथी फ़िल्म मेकर के बारे में तो चर्चा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो हैदर जैसी फ़िल्म जो व्यक्ति बना सकता है, उसकी मानसिकता हम इसी बात से समझ सकते हैं कि कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखने वाली या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू या पाकिस्तान पूरे विश्व को जो बातें बताता है ना कि भाई भारतीय सेना कश्मीर में अत्याचार करती है, भारतीय सेना वहां पर मुस्लिम समाज पर अत्याचार करती है, ये प्रोपेगेंडा जो फिल्म आगे सामने रखती हो, ऐसी फिल्म जो फिल्म मेकर बनाता हो, उससे हम अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं। और ये लोग कहते हैं कि हमने फिल्म नहीं देखी, तो भाई तुम्हें अधिकार भी क्या है फिल्म के बारे में बोलने का। और मेरे अनुसार तो ये लोग फिल्म अवश्य देखते होंगे, पर ये नहीं देखी इसलिए बोलते हैं ताकि कोई अगर इनको काउंटर क्वेश्चन पूछे कि भाई आपको कौन सा सीन गलत लगा, तो उत्तर तो इनके पास होगा नहीं। तो वो उस उत्तर से बचने के लिए केवल ये कहते होंगे कि भाई मैंने फ़िल्म नहीं देखी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन्होंने द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी होगी। पर बस सामने अगर कोई काउंटर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आप बता दो कौन-सा सीन, कौन-सा डायलॉग, कौन-सी एक सीन तो बता दो, कौन-सी बात गलत लगी। पर वो बता नहीं सकते। एक सीन को भी वो उसमें खारिज नहीं कर सकते। हैदर जैसी फ़िल्म बनाते समय क्या इन्हें एक सीन में भी नहीं लगा कि कश्मीरी हिंदुओं का कहीं पर वो मेंशन भी कर दे कि उनका जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ? पर नहीं। तो ऐसी फ़िल्म जो फ़िल्म मेकर बनाता हो, वामपंथी फ़िल्म मेकर, उनकी फ़िल्मों की थीम भी हम क्लियरली इससे देख सकते हैं। तो ये तो सिस्टमैटिक वे में ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं, जिन फ़िल्मों को या जिन फ़िल्म मेकर्स को ये इंडस्ट्री सबसे ग्रेटेस्ट फ़िल्में या फ़िल्म मेकर कहकर सेलिब्रेट करती है। हैदर आप देख लीजिए, इस इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं या विशेषतः जो इनके पपेट क्रिटिक्स वगैरह, वो हैदर को टाइमलेस क्लासिक बोलकर सेलिब्रेट करते हैं। उसकी एनिवर्सरी वगैरह भी मनाते हैं। अभी पिछले 3-4 वर्षों से इन्होंने थोड़ा-सा ये शांत हो गए हैं। नहीं तो हैदर रिलीज़ होने के बाद में लगातार ये उसको सेलिब्रेट कर रहे थे काफ़ी वर्षों तक। अभी थोड़ा-सा लोग जब बोलने लगे तो ये चुप हो गए हैं। तो जिन फ़िल्मों को और फ़िल्म मेकर्स को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, फिर उनको सामने रखकर ये इस प्रकार के बयान दिलवाते हैं ताकि उन फ़िल्मों को खारिज किया जा सके, गलत बताया जा सके, उनका मज़ाक उड़ाया जा सके या उन फ़िल्मों के मेकर्स का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा सके, ताकि उन फ़िल्मों के मेकर्स दोबारा ऐसा कुछ बनाने की हिम्मत ना करें। ये एक माइंड गेम होता है कि आपको इंडस्ट्री में हम इतना अलग-थलग कर देंगे, इतना आप पर कीचड़ उछालेंगे कि आप दोबारा ऐसा कुछ बनाने की हिम्मत ना करो। आपका हम करियर समाप्त कर देंगे। और इसी कारण से नसीरुद्दीन शाह भी ये बीच-बीच में आकर के इस प्रकार की फ़िल्मों का विरोध करते हैं। अभी विशाल भारद्वाज के द्वारा ये करवाया जा रहा है। और विश्वास करिए द वैक्सीन वॉर के बारे में अभी भले ही ये चुप हो क्योंकि ये चाहते हैं कि उसको किसी भी प्रकार से बॉक्स ऑफिस पर फ़ायदा ना हो इसलिए ये चुप है। पर ये 2-3 महीने के बाद में फिर ऐसा ही कोई ना कोई सामने आकर बोल देगा कि द वैक्सीन वॉर तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा थी। और ये तो मतलब हमारे साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को तक ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इस हद तक की घृणा इनके अंदर भरी हुई है। लेकिन जो वैक्सीन बनाई गई और जिस तरीके से उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय थे, बिल्कुल। आपने खुद ही बताया कि कहीं एक बार भी प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लिया गया है। मैं तो इसको प्रधानमंत्री के प्रयासों का एक तरीके से मैं कहूँगा कि अनदेखा किया गया है, एक तरीके से उनको अपमानित कर दिया गया। नहीं अगर मतलब उनके बिल्कुल उनकी लीडरशिप का प्रशंसा है उसमें पर डायरेक्टली नाम नहीं लिया। बाकी जो लीडरशिप का परिणाम कैसे हैं या उसका प्रभाव कैसे हैं या इवन ये बातें भी कही गई है, ये साइंटिस्ट 2-3 जगहों पर कहते हैं कि हमें कहीं पर भी वो योग्य नहीं समझा गया पहले। ऐसा नहीं कि हम पहले वैक्सीन नहीं बना सकते थे, चाहे हेपेटाइटिस हो, पोलियो हो, इनकी वैक्सीन भारत में 22 वर्षों के बाद में आई है। और एक कोई वैक्सीन फ़िल्म में उल्लेख है, वो 30 वर्षों के बाद भारत में आई। तो हमारे वैज्ञानिक वहाँ पर कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले ये नहीं कर सकते थे। पर कभी भी हमें वो कैपेबल नहीं समझा गया। वो वेस्टर्न जो है इन्फ्लुएंस है या प्रभाव है, उसमें ही हम बहते चले गए। तो ये उल्लेख तो हमें मिलता है इनडायरेक्टली कि आज की जो कैपेबल लीडरशिप है, उसका कैसे उन्हें फ़ायदा हुआ है या उस लीडरशिप के कारण कैसे ये संभव हुआ है, ये तो हमें देखने को मिलता है, पर डायरेक्टली उन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, ये मैं कह रहा था। पर प्रतीक जी, उस समय कहा गया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, जब हुँ। हमारी सरकार आएगी, तब हम वैक्सीन लगवाएँगे या लगाएँगे। मतलब ना नोमन तेल होगा और ना तुम कभी नाचोगे। तो ये इस तरह के डायलॉग और ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर पहली वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं? यानी प्रोपेगेंडा किया गया। एक सज्जन थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका से फाइज़र क्यों नहीं मँगवाई जा रही है या हमें फाइज़र मँगाने की अनुमति दी जाए, हमें क्यों नहीं
अनुमति दी जा रही है। यानी जो हमारे यहाँ बन रही है, जैसा आपने कहा दिन-रात की मेहनत, त्याग, तपस्या, उसको आप प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं और अभी भी अमेरिका की वैक्सीन का राग अलाप रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो इन प्रयासों को विफल करना चाहती थी और जो विदेशी लॉबी है और जो भारत का विरोध भी करती है और भारत से ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे देश हों, ये उनका फ़ायदा देख रहे थे, हमारे देश का प्राइड नहीं देख रहे थे। बिल्कुल सर, ये पूरी फ़िल्म इस लॉबी को एक्सपोज़ करती है, बार-बार एक्सपोज़ करती है। फ़िल्म की शुरुआत से लेकर के अंत तक इसी लॉबी के इस क्या कहें विदेशी मानसिकता की गुलामी या उनके पैसों पर, उनके फंडिंग पर कैसे ये नाच रहे थे, इन्हीं बातों को ये बार-बार, बार-बार फ़िल्म एक्सपोज़ करती है। फ़िल्म में द डेली वायर नाम का एक मीडिया हाउस दिखाया है। उसकी रोहिली सिंह धूलिया नाम का एक कैरेक्टर है। उस पत्रकार को उन्होंने दिखाया है और वो किस प्रकार से कुछ विदेशियों के साथ में बात भी करती है, उनकी तरफ से कैसे एक टूल किट भी आता है और उस टूल किट के आधार पर कैसे ये देश में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, क्या-क्या उस समय नहीं हुआ था, इन सारी बातों का फ़िल्म में खुलकर उल्लेख किया है। हालाँकि यहाँ पर केवल एक रोहिणी सिंह का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है, पर रियलिटी की अगर हम बात करें, तो ऐसी एक नहीं तो ऐसे पचासों पत्रकार, वामपंथी पत्रकार हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ-कुछ तो इतने ज़्यादा प्रभावी हैं कि यूट्यूब पर उनका एक वीडियो डालते ही मिलियन में व्यूज़ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे वामपंथी पत्रकार हम देखते हैं और उनकी चीनी फंडिंग के बारे में भी हमें सारी सारी बातें ओपन है, ये तो कोई छुपी-छुपाई बातें भी नहीं हैं। तो फ़िल्म में इस लॉबी को, उनके टूलकिट गैंग को पूर्ण रूप से एक्सपोज़ किया है। केवल यही नहीं, तो डायरेक्टली उनके ट्वीट्स भी फ़िल्म में दिखाए हैं। केवल 8, 10, 12 ट्वीट्स नहीं तो 20-25 ट्वीट्स दिखाए हैं तथाकथित इन्फ्लुएंसर्स के, तथाकथित सेलिब्रिटीज़ के और ऐसे वामपंथी पत्रकारों के कि किस प्रकार से फाइज़र के समर्थन में, मॉडर्ना या जो भी विदेशी वैक्सीन थी, उनके समर्थन में ये पूरी लॉबी काम कैसे कर रही थी, एक साथ में कैसे ट्वीट्स कर रही थी, उनके शब्द रचना कैसे एक-दूसरे के साथ में मिल-जुल रही थी, ये सारे ट्वीट्स उन्होंने फ़िल्म में दिखाए हैं। हालाँकि नाम ब्लर कर दिए गए हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम वगैरह के कारण किए होंगे, पर वो सारे ट्वीट्स उन्होंने दिखाए हैं और मैंने तो सुना कि जो अमेरिका में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, वहाँ पर तो उन नामों को भी ब्लर नहीं किया गया था। भारत में फिर अभी जो भी सेंसर बोर्ड ने कहा होगा उसके अनुसार इन नामों को ब्लर किया गया है, पर वो रियल ट्वीट्स उन्होंने फ़िल्म में दिखाए हैं। इसके साथ में ही डब्ल्यूएचओ और चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका कनेक्शन क्या है, साठगांठ क्या है, डब्ल्यूएचओ कैसे चाइना की तरफ क्यों झुका हुआ है, एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग कैसे है चाइना के साथ में डब्ल्यूएचओ की, ये बातें भी उन्होंने कही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की, उन्होंने कैसे एक चमगादड़ पर, बैट पर इस वायरस का टेस्ट किया था, चाइना का डायरेक्टली उन्होंने नाम लिया है। नहीं तो अभी कुछ समय पहले कोरोना के समय हमने देखा था कि चाइनीज़ वायरस भी अगर कोई बोल देता था, तो ये पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम टूट पड़ता था कि तुमने चाइनीज़ वायरस कैसे बोल दिया? तुम तो रेसिस्ट हो। पर इस फ़िल्म में वो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं हैं। सीधे क्लियरली छाती ठोक कर बार-बार उन्होंने चाइना का उल्लेख किया है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, डब्ल्यूएचओ के साथ में उनकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का, ये सारी बातें फ़िल्म उल्लेख करती है। और इसके अलावा जो विश्व गुरु बनने की बात का ये वामपंथी पत्रकार कैसे मज़ाक उड़ाते हैं या टूल किट वगैरह इस काफ़ी हद तक उन्होंने डीप रिसर्च करके ये सारी बातें विवेक अग्निहोत्री जी ने दिखाई है। यानी एक बेहतरीन फ़िल्म है और इसको तो समर्थन मिलना ही चाहिए, इसको हर एक को देखना ही चाहिए। विवेक बिल्कुल सर। अग्निहोत्री का आपने इंटरव्यू किया था, 2-3 किस्तों में आपने उसको दिया भी है। जी। उनकी कुछ बातों का आप उल्लेख करना चाहें, फ़िल्म निर्माण के दौरान उनके एक्सपीरियंसेस या उनके सामने जो चुनौती थी, इस सब्जेक्ट पर फ़िल्म बनाने की और किस तरीके से वो जब फ़िल्म बन कर के तैयार हो गई तो कितने संतुष्ट थे? सर रिसर्च के बारे में तो उन्होंने बताया ही कि कितना गहराई तक जाकर उन्होंने छोटी-छोटी बातों का अध्ययन किया है और ये फ़िल्म आईसीएमआर के जो चीफ़ है, प्रमुख है, डॉक्टर बलराम भार्गव, उनकी पुस्तक गोइंग वायरल पर आधारित है। और जो हमारे आईसीएमआर और एनआईवी के जो साइंटिस्ट्स हैं, उनके लिए 2 दिन पहले स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी। वहाँ पर उन सभी साइंटिस्ट ने ये बात कही कि भाई इस फ़िल्म में जो बातें दिखाई गई, जो संवाद दिखाए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर संवाद तो बिल्कुल हूबहू है, जैसे कि हम हमारी लैब में चर्चा करते थे और नाम भी जैसे के तैसे उन्होंने फ़िल्म में रखे हैं, कहीं पर किसी कैरेक्टर का नाम तक चेंज नहीं किया है। बस जो वामपंथी पत्रकार और जो मीडिया हाउस है, उसमें थोड़ा-सा नाम में बदलाव हमें देखने को मिलता है। बाकी तो जो वैज्ञानिक हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे, सारे के सारे नाम बिल्कुल वैसे के वैसे उन्होंने फ़िल्म में दिखाए हैं, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है।
और बाकी विवेक अग्निहोत्री जी को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, या उसकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो बॉलीवुड का इकोसिस्टम ही है। उसके बारे में उन्होंने काफ़ी देर तक हमारे इंटरव्यू में चर्चा की कि किस प्रकार से एक जो एम्बार्गो लगाने की बात उन्होंने कही कि सब कुछ बिल्कुल चिड़ी-चुप, बिल्कुल कहीं पर कोई चर्चा नहीं, और पेड रिव्यू तो करवाता ही ये इकोसिस्टम पीआर टीम्स के माध्यम से, पर साथ में उनको अधिक पैसे देकर इस फ़िल्म के बारे में, तो वैक्सीन वॉर के बारे में चुप्पी बनाकर रखने के लिए कहा गया है। और इसमें भी मुझे मेन मुख्य कारण तो ये लगता है कि इस फ़िल्म के पीछे डर क्यों है? मुझे इसका कारण ये लगता है कि इसमें जो ये पूरा चाइना की फंडिंग, लेफ्ट की लॉबी, और ये कैसे पूरा नेटवर्क इनका वामपंथियों का वर्क करता है, और मैंने तो इवन देखा है कि ये जो बॉलीवुड का भी इकोसिस्टम है, वो भी एक प्रकार से इसी के साथ उनका गठजोड़ हमें कई बार देखने को मिला है। तो ये उनके लिए मेरे अनुसार सबसे ज़्यादा बड़ी डर की बात होगी। इसी कारण से शायद ये इतने एक छोटी-सी फ़िल्म, जिसमें कोई सॉन्ग्स नहीं है, कोई बहुत बड़ा इनका सो कॉल्ड स्टार या सेलिब्रिटी नहीं है, कोई मसाला एक्शन मूवी वगैरह जैसी भी ये नहीं, छोटी-सी फ़िल्म है, टेक्निकल बातें इसमें कही गई है। पर इससे भी ये इंडस्ट्री किस हद तक डरी हुई है देखिए कि इस पर बात ना हो, इसके लिए इनको अरेंजमेंट्स करनी पड़ रही है। तो ये जो बॉलीवुड की एक प्रकार से एक भेदभाव जो हम देखते हैं बॉलीवुड का राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति, उनकी फ़िल्मों के प्रति, इसके बारे में काफ़ी हद तक विवेक अग्निहोत्री जी ने चर्चा की थी। और बाकी जो ज़बरदस्ती के कलेक्शन आजकल हम देख रहे हैं बॉलीवुड की फ़िल्मों के, उस पर भी उन्होंने कहा था, उनको एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, मतलब एक मीडिया एजेंसी है, उनके तरफ से उनको ये मैसेज मिला था कि कैसे कुछ करोड़ रुपए के पैकेजेस वगैरह है 3 प्रकार के, इतने करोड़ दो तो इतने करोड़ के टिकट्स आपके बुक हो जाएँगे वगैरह। इस प्रकार की बातें जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि आजकल की जो ज़बरदस्ती की हिट फ़िल्में हैं, जो पता नहीं अनइमेजिनेबल ऐसा कलेक्शन कर रही है, उसकी सच्चाई भी हमें फिर उसके माध्यम से पता चलती है। और बताते हैं प्रतीक जी कि नाना पाटेकर की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग है इस फ़िल्म में। बिल्कुल सर, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया उनका परफ़ॉर्मेंस है। मतलब मैंने तो जैसा कि कहा, सभी सभी ने अपना 100% इस फ़िल्म में दिया है। पर नाना पाटेकर जी, उनका तो मतलब कई सीन्स में हमें चेहरा तक नहीं दिखता, चेहरे पर मास्क है कुछ सीन्स में। पर वहाँ पर भी उनकी आवाज़ भी अगर आप सुनेंगे ना, वो आवाज़ भी, उन आवाज़ में जो थरथराहट है या गर्व की भावना है या इमोशनल होना है, वो केवल आवाज़ से आप भाप लेंगे उनकी। इतना बढ़िया परफ़ॉर्मेंस, मतलब भले ही चेहरा पुराना दिख रहा हो, फिर भी आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस या वो क्या कहना चाहते हैं, वो इमोशंस, वो भावनाएँ हमारे हृदय तक पहुँचती है। और बाकी उनका एंडिंग का स्पीच तो बढ़िया है ही, जहाँ पर वो पूरा भारत के इतिहास तक, मैकॉले तक गए हैं। और ये जो फ़िल्म है, ये मैं कहूँगा कि केवल वैक्सीन तक नहीं है, इसको हम बड़े एक परिप्रेक्ष्य में हम इसको लेना चाहिए कि देखिए, आज एक वैक्सीन का मुद्दा उन्होंने उठाया है, पर यहाँ पर देखिए जो वामपंथी है, वो कैसे उनके वेस्टर्न मास्टर्स के इशारों पर नाच रहे थे कठपुतली की तरह। और ये केवल वैक्सीन की बात नहीं है। आप स्वतंत्रता के बाद में अगर देखेंगे तो जितने भी देश में कोई बड़े-बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स या कोई हाइवेज़ बनाना हो, कोई पावर प्लांट हो, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, कोई भी बड़ा कोई ऐसा विकास कार्य अगर होता है, तो देखिए किस प्रकार से अचानक से कहीं पर कोई पर्यावरणवादी खड़ा हो जाएगा, कहीं पर कोई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट खड़ा हो जाएगा, कहीं पर कोई अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति, कोई संगठन, कोई एनजीओ खड़ा हो जाता है जो कोर्ट में केस कर देता है। तो वर्षों-वर्षों तक उन उन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को रोक कर रखा जाता था, रखड़ाया जाता था। और पिछली भी जो कुछ सरकारें ऐसी रही है, वो चाहते भी यही थे कि भाई वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना हो, वर्षों-वर्षों तक वो पड़े रहे, और फिर उसकी आड़ में फिर फंड पास कर करके हम भ्रष्टाचार करते रहे, करोड़ों रुपए जेब में डालते रहे। तो ये पूरा साठगांठ चल रही थी पिछली कुछ सरकारों की, और ऐसे कुछ फॉरेन इन्फ्लुएंस से फंडिंग से काम करने वाले कुछ एनजीओज़ और तथाकथित पर्यावरणवादियों की। तो उसको भी ये फ़िल्म एक्सपोज़ करती है। तो इस फ़िल्म को हम केवल वैक्सीन तक सीमित ना रखें, इससे हमें एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि स्वतंत्रता के बाद में कैसे, चाहे वैक्सीन हो, बायोसाइंस हो, या फिर जो इसरो के हमारे जो वैज्ञानिकों की स्पेस रिसर्च की बातें हो, उसमें कैसे समय-समय पर एक बड़े-बड़े अड़ंगे आते रहे हैं। जैसे कि नंबी नारायणन जी के ऊपर अचानक से एक केस हो जाना। उस समय अगर वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे क्रायोजेनिक फ्यूल पर, वो अगर उस समय सक्सेसफुल हो जाता, तो आज जब जहाँ पर हम हैं, वो हम 1 दशक पहले ही होते। $1 बिलियन डॉलर्स का मार्केट हमारे लिए उस समय खुल जाता। पर कुछ वेस्टर्न मास्टर्स चाह रहे थे कि भाई ये ना हो, नंबी नारायणन जी सफल ना हो, इस कारण से कैसे-कैसे षड्यंत्र हुए हैं। तो कोई भी आप क्षेत्र देख लीजिए, चाहे बायोसाइंस हो, स्पेस रिसर्च हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, हर समय वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से इन प्रोजेक्ट्स में अड़ंगा डाला गया है, और उसके पीछे हमारे ही देश की कुछ ऐसी ताकतें थी, चाहे वो राजनीतिक हो, मीडिया में बैठी हुई हो, या फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले कुछ लोग हो, ये हमेशा उनमें अड़ंगा बनाते रहे हैं। और फिर ये लोग
ये वही लोग हैं जो अड़ंगा डालते हैं विकास कार्यों में और फिर गरीब किसान मजदूर इनके हक की बात करते हैं। बाहर से सामने से दिखावा करेंगे कि हम आपके अधिकार की बात कर रहे हैं, पर उनको सामने रखकर उनको ढाल बनाकर ये अपने वेस्टर्न मास्टर्स को खुश करने का प्रयास करते हैं। पर भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, हमारे उद्योग धंधे आगे बढ़े, हम यहाँ पर डेवलप हो, विकास हो हमारा, ये वो कभी भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई वेस्टर्न मास्टर्स चाहते हैं ना कि भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, साफ सफाई वाला देश है, तो हमें वैसे ही बने रहना है। तो ये पूरा षड्यंत्र भी इस फिल्म के माध्यम से हम हमें पता चलता है कि ये केवल जो षड्यंत्र है वो वैक्सीन के बारे में ही नहीं, कि हमेशा से होता आ रहा है। फर्क इतना है कि आज देश में लीडरशिप एक ऐसी है कि जो उन वेस्टर्न मास्टर्स के आगे, उन ताकतों के आगे झुके नहीं। उन्होंने फाइजर को अप्रूवल नहीं दिया, हमारे देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाया कि हाँ आप कर सकते हो, इंडिया कैन डू इट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस फ़िल्म के माध्यम से हमें सीखने जैसी है, पता चलती है हमें एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में हमें इसे देखना चाहिए। मैं आज शाम को अपनी बेटी से कह रहा था कि ज़रा द वैक्सीन वार के शो देखो, किस-किस समय है, कल देखने चलते हैं। जी, मेरी जी। बेटी को इस फ़िल्म के बारे में पता नहीं था और पता कैसे हो, जब कहीं कोई बॉलीवुड के लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल, समीक्षाएँ करते हैं, वो समीक्षाएँ ही नहीं कर रहे हैं। इससे बिल्कुल, पता चलता है कि जहाँ देश के लिए प्राइड का विषय होता है, वहाँ एंटी इंडिया लॉबी किस तरीके के षड्यंत्र रचने लगती है। मुझे बिल्कुल। लगता है कि हर एक को ये फ़िल्म जाकर के देखनी चाहिए, हुँ, ताकि प्रोत्साहन हो और आगे भी जो इस तरह के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो ये साहस दिखा सकें। जी। प्रतीक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद।